हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं जिसमें हम हीटिंग इफेक्ट देखने वाले हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट हीटिंग इफेक्ट पे सवाल आते हैं। तो जो एनसीईआरटी की किताब है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें हमें कम से कम याद करते हुए ज्यादा से ज्यादा चीजें पता रहे, उसके हिसाब से आओ देखते हैं हीटिंग इफेक्ट हम गैसेस का। तो आओ सबसे पहले हम देखते हैं हीटिंग ऑफ मेटल कार्बोनेट्स। अब ये कार्बोनेट्स की अगर हम बात करें तो CO3- आयन जो होता है उसको हम कार्बोनेट बोलते हैं। अगर कोई भी कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट दिया, उसे गर्म करेंगे तो मेटल का ऑक्साइड मिलेगा और CO2 गैस मिलेगी। जैसे कि CaCO3 को अगर हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड हो गया और ये CO2 गैस हमें मिलेगी। लेकिन कहां पे हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? अगर ग्रुप ए हम ले लें, फर्स्ट ए कौन कौन होता है लीना की, इन दोनों को छोड़ दो। कभी भी ग्रुप ये ए में ये लिथियम को छोड़ देते हैं, लिथियम की अलग प्रॉपर्टीज होती है, आएंगे पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये आयंस के कार्बोनेट्स हैं, Na+ से लेके Cesium+ तक के कार्बोनेट्स अगर हैं, तो उनके कार्बोनेट्स को कितना भी हीट कर लो थर्मली बहुत स्टेबल होते हैं, नहीं डिसोसिएट होते। चलो तो सेकेंड वाले पार्ट में हम लोग क्या देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग क्या देखते हैं, देखो तो देखते हैं सेकेंड पार्ट में हैवी मेटल कार्बोनेट। हैवी मेटल कार्बोनेट तुम तो इनको अच्छे से याद रख सकते हो, हापा सॉल्ट, हापा कार्बोनेट, सॉरी हापा कार्बोनेट, हापा कार्बोनेट HAPA, हापा से याद रखोगे क्या? H फॉर Hg, A फॉर Ag, P फॉर Pt, A फॉर Au। ये बहुत कम रिएक्टिव मेटल होते हैं जो कि बहुत कम रिएक्ट करते हैं। जैसे गोल्ड हम पहनते हैं पर वो रिएक्ट नहीं करता, बहुत ज्यादा चमकता रहता। तो देखो अगर कभी भी हापा का कोई भी ऑक्साइड हमें दिया हुआ, कार्बोनेट दिया हुआ है, तो पहले ऑक्साइड में जाता है। पर हापा के जो ऑक्साइड्स होते हैं, एजी, जैसे एजी का कार्बोनेट है तो एजी का जो ऑक्साइड बनेगा वो बहुत लेस स्टेबल होता है, और लेस स्टेबल होकर वो वापस से एजी मेटल, प्योर मेटल एजी देता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। यानी अगर हापा का कार्बोनेट है उसे हीट करेंगे तो फाइनली हमें एजी मेटल अलग प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, CO2 और O2 मिलेगा। CO2 गैस रिलीज होगी और O2 गैस रिलीज होगी। अच्छा, गैसेस में हम सीख चुके हैं CO2 का टेस्ट क्या होता है, याद करना और कमेंट करके बताना। चलो तो तुम्हें याद हो गया कि कभी भी हापा कार्बोनेट को हीट करने पे हापा कार्बोनेट डायरेक्ट मेटल में आते हैं, CO2 और O2 गैस रिलीज करते हैं। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं, थोड़ी सी भी हीटिंग करने पे वो डिसोसिएट होकर एजी मेटल देते हैं। चलो अगली हीटिंग देखते हैं, बाइकार्बोनेट्स की हीटिंग। बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं? HCO3- आयंस जहां होते हैं वहां बाइकार्बोनेट होता है। तो बाइकार्बोनेट को अगर हम जनरली हीट करते हैं तो हमें मेटल का कार्बोनेट मिलता है, यानी बाइकार्बोनेट को हीट करने पे कार्बोनेट मेटल के मिल जाते हैं और CO2H2O गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। अच्छा, यहां पे अगर हम सोडियम का बाइकार्बोनेट एग्जांपल के लिए लेते हैं, उसे हीट करते हैं तो Na2CO3 बन जाएगा, कार्बोनेट बन जाएगा और पानी और CO2 गैस रिलीज होगी। लेकिन इनके लिए खास बात यह है कि इनकी रिवर्स रिएक्शन भी चलती है। मतलब अगर हम मेटल कार्बोनेट में CO2 और यानी एक कंटेनर ले, उसमें मेटल कार्बोनेट डाले, CO2 और H2O डालें, तो वापस से हमें बाइकार्बोनेट बन जाता है। तो यहां पे इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि ये रिवर्स रिएक्शन भी होती है, बाकियों में हमें देखने को ऐसा नहीं मिलता। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मेटल नाइट्रेट में। मेटल नाइट्रेट, अगर कोई भी मेटल नाइट्रेट दिया हुआ है लाइक NaNO3, कोई भी मेटल नाइट्रेट, उसको हीट करेंगे तो फिर से मेटल का ऑक्साइड मिलेगा और यहां NO2 गैस मिलेगी। अच्छा, गैसेस में हमने पढ़ा था NO2 गैस, बताओ कौन से कलर की होती है? ब्राउन कलर की, इसके बारे में हमने सीखा था, और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। लेकिन फिर से अगर फर्स्ट ए के नाइट्रेट है, फर्स्ट ए मतलब Na+ से Cesium+, इनकी बात कर रहे हैं, इन दोनों को छोड़ के, तो लिथियम को अगर हमने छोड़ दिया, उसको अगर हम हीट करते हैं तो यहां पे सोडियम नाइट्राइट मिलता है। देखो यहां मेटल ऑक्साइड मिलता है सभी नाइट्रेट में, लेकिन फर्स्ट ए के नाइट्रेट में सोडियम नाइट्राइड NaNO2 और ऑक्सीजन गैस मिलती है। यहां पे NO2 गैस ब्राउन कलर गैस मिलती है, जबकि यहां पे ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ए के नाइट्रेट और जनरल नाइट्रेट्स में क्या डिफरेंस होता है, ये हमें याद होना चाहिए। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हीटिंग इफेक्ट है मेटल सल्फेट्स का। अगर कोई भी सल्फेट हमें दिया होता है इन जनरल, तो मेटल सल्फेट को हीट करने पे फिर से मेटल का ऑक्साइड बनता है। सभी में हम देख रहे हैं मेटल का ऑक्साइड बनता है, स्पेशल केस को छोड़ दे तो मेटल का जनरली ऑक्साइड बनता है, और साथ में यह SO2 और O2 गैस पड़ती है। SO2 और CO2 के लिए हमने गैस में टेस्ट भी सीखा था, बताओ कमेंट बॉक्स करके क्या था। अच्छा, जो SO2 गैस मिलती है उसका डाइक्रोमेट टेस्ट अगर तुम्हें याद है तो कमेंट करके बताना। अच्छा, मेटल सल्फेट को जनरली हीट करने पे क्या मिलता है? मेटल ऑक्साइड SO2 और O2।
अच्छा, अगर एग्जांपल ने CaSO4 को हमने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड, SO2 और O2 गैस मिला, कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, लेकिन जनरली मैं तुम्हें बता दूं, यहां पे अगर हम बात करते हैं जल्दी इसे तो मेटल सल्फेट को हम लोग देख रहे थे कि मेटल सल्फेट को हीट करने पे मेटल ऑक्साइड SO2 और O2 मिलती है। अच्छा, CuSO4 एग्जांपल के लिए ले ले तो CuO, और O2 मिलता है, यानी कौन सी दो गैसेस मिलती है, SO2 और CO2 और मेटल का ऑक्साइड। लेकिन जनरली हम लोग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है, एल्कली मेटल में कौन, Na और A, एल्कली मेटल यानी फर्स्ट A के मेटल्स में Na के, एल्कलाइन अर्थ मेटल में CaSr Ba, इनके जो सल्फेट्स होते हैं वो जल्दी से हीटिंग पे नहीं टूटते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, थर्मली स्टेबल होते हैं। 1200 या उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पे हो सकता है थोड़ा बहुत ये टूटे, लेकिन 1200 का टेम्परेचर केल्विन का बहुत ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये कि इनके सल्फेट्स थर्मली बहुत स्टेबल होते हैं, हमें यह याद रखना है। और MgSO4 और बाकी जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनके जो सल्फेट्स है वो टूट जाते हैं कुछ इसी तरीके से। लेकिन एक स्पेशल केस जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, क्या, FeSO4 एक स्पेशल केस है। आओ देखते हैं, FeSO4 से हमें SO2 और SO3 मिलता है, जबकि देखो यहां SO2 और O2 मिल रहा था, तो FeSO4 के केस में हमें SO2 और SO3 गैस मिलती है। कैसे, आओ देखते हैं इसको। तो यहां पे देखो, अगर FeSO4 को हम हीट करते हैं तो FeSO4 हीट करने पे पहले Fe2O3 SO2 SO3 हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन इसके बीच में होता क्या है ये देखते हैं। तो यहां पे देखोगे, अगर FeSO4 को हम हीट करें, Fe2O3 SO2 हाफ O2 लिख दें, ये जो हमने ट्रेंड में देखा था नॉर्मली जो होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, देखो FeSO4 को अगर हम हीट करते हैं तो Fe2O3 SO2 SO3 मिलता है। कैसे मिलता है, अगर पहले यहां पे SO2 और हाफ O2 मिलता है, लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए मिलता है। FeSO4 को हीट करने में पहले ये बनता है, लेकिन ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती हैं। अगर हम बात करें कि SO2 और हाफ O2 बहुत अनस्टेबल होता है, क्यों होता है अनस्टेबल, क्योंकि यहां पे Fe2O3 कैटलिस्ट का काम करता है, तो ये SO2 और हाफ O2 को SO3 में तुरंत कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो SO2 है, कुछ SO2 SO3 में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ बच जाता है। तो प्रोडक्ट में हमें क्या क्या मिलता है, SO2 भी मिलता है और साथ में SO3 कन्वर्ट मिल रहा होता है। क्यों SO2 और SO3 क्यों मिलता है, तो तुम कहोगे कि SO2 का कुछ पार्ट O2 के साथ कंबाइन होकर SO3 में कन्वर्ट होता है, किसकी वजह से, किस कैटलिस्ट की वजह से, Fe2O3 कैटलिस्ट की वजह से। इस तरीके से हमें FeSO4 को हीट करने में फाइनली Fe2O3 SO2 और SO3 रिलीज होते हुए दिखाई देती है। ऑक्सीजन हमें नहीं दिखता। अगर सवाल में पूछेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमें एक्सप्लेनेशन ये ध्यान रखना है। और यहां पे कौन कैटलिस्ट की तरह काम करता है, Fe2O3 कैटलिस्ट की तरह काम करता है। अच्छा, अगला मेथड, अगला हीटिंग इफेक्ट, हमें कई बार नाइट्रोजन फैमिली है तो नाइट्रोजन किस किस से बनता है ये हमें कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आओ देखते हैं, यहां पे देखो, अगर हमारे पास हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन फॉर्मूला क्या होता है, N2H4। अगर हम हाइड्राजीन को कभी भी किसी भी मेटल के ऑक्साइड, कौन से मेटल के ऑक्साइड, ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड, लाइक NiCO, CO, ये सारे डी ब्लॉक के या ट्रांजिशन मेटल्स, इनके ऑक्साइड CO, FeO, इनके साथ अगर हम हीट करेंगे तो N2 और H2 मिलेगा। यानी हाइड्राजीन को अगर हम मेटल ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तो N2 और H2 मिलता है। तो ये हमको एकदम याद रखना है और देखते ही टिक कर देंगे एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो, अगर हमारे पास अमोनियम आयन है, उसकी हीटिंग बहुत ज्यादा आती है। तो देखो, अगर हमारे पास अमोनियम आयन के बाजू में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, देता है, क्या देता है, कैटायन में तो अमोनियम आयन है, एन आयन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देता है। अब हमें थोड़ा ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे, डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग एनायन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO4 माइनस, NO2 माइनस, XON, यहां पे माइनस होगा, XON माइनस। अगर ये प्रेजेंट है कभी भी N में 1 2 3 4, इसको हम हेलोजन फैमिली में और डिटेल में समझेंगे। बट अगर ये कभी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एनायंस है, अगर ये कभी भी प्रेजेंट रहे तो हमें यहां पे N2 गैस मिलेगी। NH4 के साथ ये आयंस प्रेजेंट रहे तो N2 गैस मिलेगी। लेकिन अगर NO3 रहा, NOO3, NO2 यहां पे रहेगा तो N2 गैस मिलेगी। बट अगर NO3, तो N में यहां पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है और यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर है -4, तो इन दोनों का डिफरेंस 2 का है, तो यहां N2O मिलता है। N2O को क्या बोलते हैं, लॉफिंग गैस बोलते हैं। हंसने पे जो गैस मिलती है, तुम घर वालों के सामने हंसोगे तो N2O उड़ के बाहर आ जाएगी। चलो, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। इस कंसेप्ट के तहत कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। आओ देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे
यहां पे देखो NH4 को Cr2O7 -7 के साथ हीट किया तो ये N आयन इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कहोगे N2 बनेगा। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, ये कई बार Cr2O3 का सॉलिड बनता है जो ग्रीन कलर का होता है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, NH4 के साथ MnO4 माइनस आयन दिया है तो फिर से यहां पे क्या बन गया, N2 बन गया। NH4 के साथ NO2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन है तो फिर से क्या बन गया, N2 बन गया। NH4 के साथ ClO4 है, यहां पे XON माइनस ये एनायन दिया हुआ है तो फिर से क्या बन जाएगा, N2 बन जाएगा। तो कभी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन रहेंगे तो हमें N2 मिलता हुआ दिखाई देगा। हाँ, तो यहां पे देखो एनायनिक पार्ट ऑफ NH4, अगर NH4 प्लस का एनायनिक पार्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहां पे ये सारी रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स भी कहलाती हैं। जहां पे ऐसी रिएक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और N2 बनेगी तो सारी इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे अगर मान लो हमने देखा था अमोनियम आयन के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग आयन दिया था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन दिया हुआ था। अगर कोई वीक या रिड्यूसिंग एनायन हो, वीक या नॉन रिड्यूसिंग, वीक एनायन हो, कोई भी वीक या नॉन रिड्यूसिंग एनायन हो, अगर ऐसा है तो क्या होगा, एनायनिक पार्ट में अगर वीक या नॉन रिड्यूसिंग एनायन हो तो क्या होगा। तो चलो, अगर एनायनिक पार्ट अमोनियम सॉल्ट इज वीक और नॉन रिड्यूसिंग, देन हमें नॉन रेडॉक्स रिएक्शन मिलती है। यानी सिंपल सी बात है, अगर उन आयंस के अलावा कोई आयन है जो वीक है, वीक या नॉन रिड्यूसिंग, जो रिड्यूसिंग एजेंट में वीक रिड्यूसिंग एजेंट है या नॉन रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसा वीक है या नॉन रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है पर वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो या वो रिड्यूसिंग एजेंट ना हो, अगर ऐसे हैं तो वहां पे रिडॉक्स रिएक्शन हमें नहीं मिलती। क्या होता है, NH4 प्लस वीक या नॉन रिड्यूसिंग एनायन लेंगे तो यहां बेस मिलेगा यानी NH3 मिल जाएगा और साथ में उसका एसिड मिलेगा। कैसे, आओ देखते हैं। अब यहां पे देखो, हम सबसे पहले देखेंगे वीक या नॉन रिड्यूसिंग एनायंस में Cl -S-2 कार्बोनेट, C2O4-2 SO4-2 PO4-3, ये सारे आयंस है। या तुम इन जनरल ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जनरली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग आयन के अलावा के जो ये आयन है, इनमें से हमें रिड्यूसिंग एजेंट में वीक ये है, ये हमें ध्यान रखना है। C2O4-2 कार्बोनेट S-2 ये तो होते ही है। अब देखो, अगर NH4Cl है, Cl यहां वीक रिड्यूसिंग एनायन है तो पहचान गए, तो अमोनिया गैस मिलेगी और Cl का एसिड बन जाएगा HCl। ये रिएक्शन क्या रेडॉक्स रिएक्शन है, पूछ लेगा तो बोलोगे नहीं, ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि अगर वीक या नॉन रिड्यूसिंग एनायन रहेंगे तो ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। अच्छा, NH4 का होल ट्वाइस S-2 आयन प्रेजेंट है, तुरंत समझ जाओगे यहां NH3 बेस मिल जाएगा और H2S इसका एसिड मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो CO3-2 आयन है, NH4 दिया हुआ तो इसमें NH3 मिल जाएगा और CO3 H2CO3 बनाएगा। H2CO3 को हम CO2 और H2O भी लिख सकते हैं। तो यहां देखो एसिड मिल गया और बेस मिल गया। अब C2O4-2 है तो याद रखोगे C2O4-2 है, इसका एसिड क्या बन जाएगा, अच्छा H2C2O4, H2C2O4 जो कि हीट करने पे CO2 CO और H2O बनाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि इसका एसिड H2 ऑक्सैलिक एसिड, ये उसको हीट करेंगे तो यहां पे ये CO2 CO और H2O मिल जाएगा और अमोनिया मिल जाएगा। चलो, अगर SO4-2 है तो फिर से अब ये सल्फेट है तो यहां पे देखो H2SO4 मिलेगा। अगर H2SO4 को भी हम हीट करते हैं बहुत ज्यादा तो SO2 और O2 मिल जाएगा, SO2 और SO3 और O2 मिल जाएगा। चलो, तो यहां पे देखो, यहां पे PO4-3 है तो ये H3PO4 इसका एसिड मिल गया, SO4-2 था, H2SO4 मिल गया, उसका एसिड मिल गया। ज्यादा हीटिंग पे ये भी डिकम्पोज हो जाएंगे। अच्छा, अगर यहां पे देखो अमोनियम मोबिलिडेट है तो यहां पे इसका एसिड को भी तोड़ दिया है, MOO3 और H2 बोल दिया और इसका बेस NH3 मिल जाएगा। तो कभी भी हमें याद रहेगा, दो केसेस याद रखने हैं, क्या कि अगर मान लो हमें NH4 प्लस के साथ वीक या नॉन रिड्यूसिंग एनायंस है तो हीटिंग में क्या होगा, और अगर NH4 प्लस के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या होगा। अगर तुम्हें ये चीजें याद है, अगर तुम्हें ये चीजें याद है तो आसानी से NH4 प्लस की हीटिंग को तुम कैसे भी बता सकते हो। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अगले पार्ट में देखने वाले हैं, एक लास्ट पार्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हीटिंग ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री फॉस्फेट सॉल्ट। अच्छा, सबसे पहले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री फॉस्फेट क्या होता है, ये हमारे पी ब्लॉक का इंपॉर्टेंट है, ये हीटिंग इफेक्ट आ सकते हैं इसलिए हमें याद होना चाहिए। देखो, अगर हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, उससे एक H+ हटाओ तो H2PO4- बनेगा, एक और H+ हटाओ तो HPO4-2 आ जाएगा,
एक और H प्लस हटाओ तो PO4 माइनस दिया जाएगा। इसी के बेसिस पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हम डिनोट करते हैं। कैसे? 1 डिग्री फॉस्फेट आयन यानी H2PO4 माइनस, 2 डिग्री यानी एक और H हट गया तो HPO4 माइनस 2। देखो ये हो गया तुम्हारा 1 डिग्री, तो दूसरा हटा तो ये बन गया 2 डिग्री और तीसरा हटा तो ये बन गया 3 डिग्री। इस तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री फॉस्फेट होते हैं। सबसे पहले हमें इन्हें पहचानना आना चाहिए। चलो अब इनके हम हीटिंग इफेक्ट देखते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर 1 डिग्री यानी प्राइमरी सॉल्ट को हम फॉस्फेट को 1 डिग्री फॉस्फेट को हम हीट करेंगे तो सोडियम मेटाफॉस्फेट बनेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो पी ब्लॉक में यूज होता है। अच्छा 2 डिग्री को हीट करेंगे तो पायरो बनेगा। पहले में सोडियम मेटाफॉस्फेट और दूसरे में पायरोफॉस्फेट बनेगा। अच्छा ज्यादा डिटेल में हम इसको पी ब्लॉक में देखेंगे, लेकिन अभी हमें हीटिंग में याद होना चाहिए सोडियम मेटा और इसमें पायरो बनेगा। और अगर तुम 3 डिग्री को हीट करोगे, सॉल्ट है जो Na3PO4, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ये कभी डिकम्पोज नहीं होता। तो इस तरीके से हमारा ये हीटिंग कंप्लीट होता है। चलो शॉर्ट में हम देखते हैं कि क्या क्या हमने रिवाइज किया। सबसे पहले हमने क्या रिवाइज किया? मेटल कार्बोनेट की हीटिंग, फिर मेटल नाइट्रेट्स की हीटिंग, फिर मेटल सल्फेट्स की हीटिंग, फिर हमने किसकी हीटिंग देखी? N2H4 हाइड्राजीन की हीटिंग, फिर हमने किसकी देखी? अमोनियम आयन की हीटिंग। अमोनियम आयन में हमने दो केस देखे, कौन सा? एक जिसमें उसका एनआयन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन है और दूसरा जिसमें वीक या नॉन रिड्यूसिंग एनायन है। फिर इसके बाद हमने फॉस्फेट की हीटिंग देखी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अगर ये तुम्हें याद है तो तुम आसानी से चीजों को सॉल्व कर सकते हो जो एनसीईआरटी पे बेस्ड हीटिंग है। अच्छा गैस का इफेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों के इफेक्ट को एकदम याद कर लो, 2-3 बार देख लोगे तो हो जाएंगी। इनसे बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिलेंगे, एज वेल एज इसका सभी का पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल रहेगा। इन सभी से मिला के आए हुए क्वेश्चन नीट या जेई में और नए नए क्वेश्चंस तुम्हें टेलीग्राम में कुछ दिनों में अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलो फिर मिलते हैं अगले कंसेप्ट में।